अब आ जाओ हमारी नेजल रूट पर। वहाँ पे हम कौन सा सिस्टम यूज़ कर सकते हैं? नेजल पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हमारा जो भी ड्रग डिलीवर होना है वो नेजल रूट के थ्रू होगा। ठीक है, हमारा नेजल रूट है ड्रग डिलीवरी का, जहाँ से क्या है हमारा, अगर आप देखा जाए अल्टरनेटिव जो हमारे ट्रेडिशनल रूट्स हुआ करते थे वो हमारे नेजल कैविटी में यूनिक प्रॉपर्टीज रखते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, इफेक्टिव ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते थे। अब ये हमारा लोकल सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ ये हमारी सीएनएस डिलीवरी को भी देखता है। ठीक है, सीएनएस डिलीवरी ऑफ थेरेप्यूटिक एजेंट्स। बाईपास, ये सारी अगर आप देखा जाए ना, जितने भी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये ना बाईपास कर देते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट को। बाईपासिंग फर्स्ट पास इफेक्ट, जो हमारा हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है उसको अवॉइड करते हैं, जिससे बायो अवेलेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। रैपिड ऑनसेट, जल्दी काम करता है, पेशेंट कंप्लायंस होता है, इजी टू यूज और नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है हमारा। पोटेंशियल जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिलीवरी होती है ड्रग की, वो डायरेक्टली हम किसके, ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू या ट्राइजेमिनल नर्व्स के थ्रू हम पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, एक आप स्मॉल अमाउंट में ही एडमिनिस्टर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया 5 ml एकदम ले लिया, ऐसा नहीं होता। बहुत माइन्यूट अमाउंट में या बहुत स्मॉल ड्रग वॉल्यूम ही आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। नेजल में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कर सकते हैं, मतलब ड्रग को डिग्रेड कर सकते हैं, तो वहाँ एंजाइमेटिक बैरियर आ जाता है। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं वो नेजल कैविटी में या नेजल इरिटेशन कॉज कर सकती हैं। इरिटेशन के थ्रू क्या होगा, हमारी नेजल म्यूकोसा इरिटेट होगी तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, हमारी जो सीलियरी मूवमेंट है ना वो हमारी ड्रग को ही निकाल के बाहर फेंक देगी। ठीक है, क्लियरेंस के टाइम पे तो उसे क्लियर करना है, साफ सफाई करनी है, चाहे ड्रग हो या ना हो, उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट हमारी ड्रग को क्लियर कर देगा, जिससे कि जो एब्जॉर्प्शन टाइम था वो रिड्यूस हो जाएगा। अब इसका हमारा मैकेनिज्म क्या है, हमारा एक तो ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें हमारी जो लाइपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो डिफ्यूज हो जाती हैं एपिथेलियल सेल्स के थ्रू। हाँ, फिर पैरासेलुलर में क्या होता है, जो हमारी हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो एपिथेलियल सेल और टाइट जंक्शंस के बीच में, ठीक है, पास ऑन होती है। ट्रांससाइटोसिस में हमारे जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन है या पेप्टाइड्स हैं, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, वेसाइकल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे ट्रांससाइटोसिस बन सकते हैं जिसमें वेसाइकल्स फॉर्म होकर हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। न्यूरोनल ट्रांसपोर्ट में हमारी जो डायरेक्ट ड्रग कहाँ ट्रांसपोर्ट होगी, सीएनएस में ट्रांसपोर्ट होगी, पर्टिकुलर ऑल्फैक्टरी और ट्राइजेमिनल नर्व्स के थ्रू। ठीक है, ये नर्व्स ही हमारी ट्रांसफर करेंगी। कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे नेजल ड्रग को एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट करते हैं, जैसे हमारी ड्रग की प्रॉपर्टी। हमारी ड्रग की प्रॉपर्टी में मॉलिक्यूलर वेट आता है, ये तो सबको पता है, स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट होगा तो इजीली परमेट हो जाता है। लाइपोफिलिसिटी है तो वो क्रूशल है, एफिशिएंट है हमारी एब्जॉर्प्शन के लिए। फॉर्मुलेशन फैक्टर है जिसमें पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ मेंटेन होना चाहिए, जो हमारा पीएच है वो अफेक्ट करता है ड्रग के आयनाइजेशन को, और हमारी जो कंपैटिबिलिटी है नेजल म्यूकोसा पे वहाँ भी उसका इफेक्ट शो होता है। विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, हायर विस्कोसिटी होगी तो क्या करेगा, रेजिडेंस टाइम जो है म्यूकोसल, नेजल म्यूकोसल में वो बढ़ जाता है, बट क्या होता है ये ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होती है ना तो आप उसको ना एडमिनिस्टर करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एनहांसर जैसे हमारे सर्फेक्टेंट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, कुछ चिलेटिंग एजेंट्स हैं, वो परमेबिलिटी को इम्प्रूव तो करते हैं, बट साथ ही साथ ना कॉशियसली हमें अवॉइड करना चाहिए कि वो इरिटेशन ना करें। ठीक है, हो सकता है इरिटेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी। अब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे नेजल पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी में क्या होता है, कुछ कंडीशन होती हैं जैसे राइनिटिस है, वो हमारी क्या करता है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन को ऑल्टर करता है। म्यूकोसिलियरी जो हमारा क्लियरेंस है वो क्या करेगा, रेजिडेंस टाइम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होगा, वो क्या करेगा, हमारी ड्रग को ना थ्रोट में मूव कर देगा कि नीचे चले जाओ। क्लियर, वो नेजल क्लियरेंस है ना उसका, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस के टाइम पे। ब्लड फ्लो जो है वो अफेक्ट करेगा रेट ऑफ ड्रग अपटेक को। ठीक है, फिर डिवाइस रिलेटेड है, कुछ डिवाइस ऐसी डिज़ाइन की जाती हैं जो इम्पैक्ट करती हैं, इम्पैक्ट्स डिपोजिशन या एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी विद इन नेजल कैविटी। जो हमारी डिवाइस डिज़ाइन है ना वो डिपोजिशन पे इफेक्ट करेगी, नेजल कैविटी में उसका हो जाए कि नेजल कैविटी में डिपोजिशन हो जाए, या एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी जो है वो नेजल कैविटी में कम हो जाए। ठीक है, उस पर भी हमारा एक फैक्टर डिपेंड करता है। अगर आप इसका एप्लीकेशन देखोगे, लोकल एक्शन आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, जिसको एलर्जिक रेनिटिस है या साइनसाइटिस है वहाँ यूज़ कर सकता है वो अपना ये नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नेजल पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम।
वहीं सिस्टमैटिक एक्शन देना है, जैसे कोई ड्रग पेप्टाइड है, प्रोटीन है या हार्मोन्स है, वो देख सकते हो, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। वैक्सीनेशन जो हमें म्यूकोसल इम्यूनिटी के लिए देनी है वो। ब्रेन डिलीवरी में जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसको हमें कौन सा पाथवे यूज़ करना है, नोज टू ब्रेन पाथवे यूज़ करना है, तब हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ही हमारा ना वर्सेटाइल है और साथ ही साथ इफ़ेक्टिव भी है। इफ़ेक्टिव ऑप्शन है कि हमारा लोकल थेरेपी के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो आप इसको, सिस्टमिक थेरेपी के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो। अब जो हमारा पल्मोनरी रूट है ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। जो हमारा पल्मोनरी रूट है वो क्या डिलीवर करता है ड्रग को इनहेलेशन के टाइम। पल्मोनरी से याद रखो, कहीं ना कहीं हमारी बात हो रही है लंग्स की। इनहेल करके कहाँ पहुंचाना है उसको, ड्रग को लंग्स में। ट्रेडिशनली अगर बोला जाए रेस्पिरेटरी कुछ डिजीज़ हैं जैसे अस्थमा है या COPD है, वहाँ पे अगर कोई भी हमें किस रूट के थ्रू पहुंचाओगे, पल्मोनरी रूट के थ्रू, वो लंग्स में पहुंचेगी। पोटेंशियली एक्सटेंड किया जाए जैसे सिस्टमिक ड्रग डिलीवरी है या वैक्सीनेशन है तो वहाँ तक जा सकते हो। जो हमारे लंग्स का सरफेस एरिया है वो ना, वो हमारा 100 मीटर स्क्वायर है अडल्ट में। वहीं पे हमारी जो एपिथेलियल की लाइनिंग है वो थोड़ी थिन है, ठीक है, थिन एपिथेलियल लाइनिंग है। रिच माइक्रोवैस्कुलेचर है जो हमारे रैपिड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और सिस्टमिक डिलीवरी में हेल्प करते हैं, ठीक है। एडवांटेज ये है इसका थोड़ा सा, जैसे ये सरफेस एरिया हमने देखा ना वो लार्जर है तो एब्जॉर्प्शन अच्छा हो पाएगा वहाँ से। एल्यूवलाई जो है हमारा एक्सटेंसिव एब्जॉर्प्शन साइट प्रोवाइड करती है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा जल्दी जल्दी। जो थिन एपिथेलियल बैरियर्स हैं या वैस्कुलराइजेशन है वो क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे स्विफ्ट ड्रग अपटेक के लिए। बाईपास करेगा ये हमारे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को और हमारा नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। पेशेंट कंप्लायंस है, क्योंकि पेशेंट कंप्लायंस अगर इंजेक्टेबल्स के बेसिस पे देखो तो वो जल्दी से इसको यूज़ करना प्रेफर करेंगे। डिसएडवांटेज, डिपोजिशन वेरिएबिलिटी हो सकती है कि इनएफिशिएंट जो हमारी ड्रग है या फिर इनएफिशिएंट डिपोजिशन हो सकता है हमारी ड्रग का लंग्स में पहुंचने के बाद। टेक्निक डिपेंडेंसी भी है। अब इनकरेक्ट इनहेलेशन होगा, अगर आप गलत तरीके से उसको इनहेल कर रहे हो तो चांसेस हैं वो आपकी ड्रग डिलीवरी एफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, कुछ फॉर्मुलेशंस ऐसी हैं आप उसको इनहेल करोगे ना वो अनस्टेबल ही रहती हैं, आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हो लाइक इनहेलेबल फॉर्मुलेशन में, सॉरी। अब जैसे हमारा पोटेंशियल रेस्पिरेटरी इरिटेशन है, कुछ फॉर्मुलेशन ऐसी हैं जो आपके एयरवे को ना पर्टिकुलरली इरिटेट कर सकती हैं, इरिटेशन कॉज हो सकता है। अब हमारा मैकेनिज्म क्या है, हमारा जो रेस्पिरेटरी डिपोजिशन है उसका पर्टिकुलर मैकेनिज्म होगा। जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स हैं वो डिपोजिट हो जाते हैं हमारे लंग्स में, डिपेंड करता है उनके साइज पे, एयर फ्लो पर और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे। अगर फर्स्ट हम देखा जाए इनर्शियल इम्पैक्शन जो होता है उसमें हमारा अफेक्ट करता है, अगर पार्टिकल साइज मोर देन क्या हो 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा तो वो डिपोजिशन हो सकता है, ठीक है, चांसेस हैं। और प्रीडोमिनेंटली क्या करेगा, हमारे अपर एयरवेज या बाइफर्केशंस, जो बाइफर्केशंस हैं वहाँ पर हो सकता है। सेडिमेंटेशन हो सकता है, ग्रेविटेशनल सेटलिंग कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि हमारे अफेक्ट करेगा पार्टिकल साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर के बीच में। प्रीडोमिनेंट कहाँ पे हो जाएगा, या ब्रोंकल्स या एल्विलाई में, स्पेशली जो ब्रीथ होल्डिंग होता है ना उस टाइम पे सेडिमेंटेशन। ब्राउनियन डिफ्यूजन, उसमें रेलेवेंट है हमारा लेस देन 1 माइक्रोमीटर है, जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हैं उसके रेलेवेंट में है। यहाँ रैंडम मोशन हो सकता है, इंट्रैक्शन होगा गैस मॉलिक्यूल में। क्या इंट्रैक्शन हो जाएगा, हमारा ड्रग का गैस मॉलिक्यूल से इंट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से डिपोजिशन हो जाएगा कहाँ पे, एल्व्यूलाई में। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन जो होता है, हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और वो किससे, अपोजिटली चार्ज एयर सरफेस पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। आप इससे सोच सकते हो कि हमारे जो पार्टिकल साइज है और जो हमारा एयर फ्लो है या कोई फिजियोलॉजिकल फैक्टर है वो हमारे ना रेस्पिरेटरी डिपोजिशन के मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पल्मोनरी ड्रग एब्जॉर्प्शन को। पार्टिकल साइज में हमने देखा 1 to 5 माइक्रोमीटर में होते हैं, उसमें क्या होता है, ऑप्टिमल होते हैं, जिससे ऑप्टिमल चांसेस हैं डीप लंग डिपोजिशन के, ठीक है। लार्जर पार्टिकल होगा, लार्जर पार्टिकल ऊपर ही अपर एयरवेज में ही रुक जाएगा, वहीं डिपॉजिट हो जाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा। और वहीं अगर स्मॉलर पार्टिकल होगा तो वो मे बी एक्सेल्ड हो जाए, मे बी चांसेस हैं। ब्रीथिंग पैटर्न भी हो सकता है कुछ, लाइक हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन का कोई हमारा डीप स्लो इनहेलेशन है, उससे भी क्या होता है, हमारा जो ब्रीथ होल्डिंग है वो इम्प्रूव करता है हमारा एल्व्यूलर डिपोजिशन,
ठीक है। एयरवेज कंडीशन जैसे अस्थमा है, किसी को सीओपीडी है, वो जियोमेट्रिक या फिर आपके म्यूकस प्रॉपर्टी की वजह से भी ऑल्टर होता है, और वहीं ऑल्टर होने के बाद क्या करेगा, वो ड्रग डिपोजिशन में भी अफेक्ट करेगा। फॉर्मुलेशन प्रॉपर्टीज, आपकी जो फॉर्मुलेशन है उसका कुछ एक्सीपिएंट ऐसा है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है सॉल्युबिलिटी को, एब्जॉर्प्शन को, या हमारे फॉर्मुलेशन की डिलीवरी को, तो ये प्रॉपर्टीज मैटर करती हैं जो हमारे फैक्टर्स का एब्जॉर्प्शन में भी थोड़ा सा रोल प्ले करती हैं। डिवाइस टाइप है, जैसे एमडीआई हो गया। एमडीआई के बारे में आपने सबने सुना होगा। मीटर डोज्ड इनहेलर होता है जिसमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही आप इफेक्टिव डिलीवरी कर सकते हो, ठीक है, उसके थ्रू इफेक्टिव डिलीवरी होगी। वहीं हमारा डीपीआई है, ड्राई पाउडर इनहेलर, वो उन पेशेंट के लिए सूटेबल है जिनको सफिशिएंट इन्फ्लेमेशन फोर्स होती है, वो लोग कर सकते हैं। नेबुलाइजर आइडियल पेशेंट्स जिनको एक तरीके से एमडीआई और डीपीआई को यूज करना हो, ठीक है, आइडियल फॉर पेशेंट अनेबल टू, नहीं यूज नहीं कर पा रहे हो, जैसे जो लोग एमडीपीआई या डीपीआई नहीं यूज कर रहे हैं तो वो नेबुलाइजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस में क्या होता है, जो हमारी सीलिया होती है ना ब्रोंकियल रीजन में, वो हमारे म्यूकस को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करके क्या करेंगी, एक तरीके से वहाँ क्या होता है, वो हमारा म्यूकस क्या करेगा, इंट्रैप कर लेगा पार्टिकल, और पार्टिकल इंट्रैप करने के बाद कहाँ जाएगा, थ्रोट में मूव कर देगा उसको। थ्रोट में मूव कराने के बाद वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, एक तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेगा, उससे हमारा एब्जॉर्प्शन टाइम भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन हमें पता है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा, रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट में होगा, सिस्टमिक थेरेपीज, इंसुलिन, एनाल्जेसिक्स, वैक्सीनेशन में हो सकता है, सीएनएस डिलीवरी के टाइम पे हम एक पाथवे यूज कर सकते हैं। अब जो फॉर्मुलेशन होती है इनहेलर्स की, वो नेजल पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कैसे होती है, कि इनहेलर्स जो हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं। 2 मेन टाइप्स के होते हैं हमारे इनहेलर्स, जो प्राइमरी टाइप्स है हमारा, एक तो डीपीआई है, ड्राई पाउडर इनहेलर्स होते हैं, और एक होते हैं हमारे मीटर डोज इनहेलर्स। जो हमारी ड्राई पाउडर इनहेलर्स होते हैं ना, उसमें ड्रग्स में जो आप सोचो एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल का इस पे यहाँ पे जैसे आप लगाओगे इस पे फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता है, उसको डायरेक्टली वो ओपन हो जाता है, वहाँ ड्रग रह जाती है, और जब आप उसको सक करोगे ना, लाइक ऊपर इनहेल करोगे, इनहेल करने के टाइम पे क्या होगा, वो डायरेक्टली यहाँ से पाउडर आपके लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। डीपीआई हमारा डिलीवर करता है ड्रग किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्मुलेशन में लंग्स के अंदर। ये हमारी सिंगल डोज भी हो सकती है, मल्टीपल डोज भी हो सकती है, और कैप्सूल बेस्ड इनहेलर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है डिवाइस किस तरह की है। अब हमारा डिस्पर्जन मैकेनिज्म ना, वो रिलाई करता है हमारे पेशेंट के इनहेलेशन फ्लो पे, ठीक है। पेशेंट का इनहेलेशन फ्लो किस टाइप का है, कि वो क्या करता है, फ्लो टू डी एग्लोमरेट ड्रग पार्टिकल्स, वो डी एग्लोमरेट करेगा हमारे ड्रग पार्टिकल्स को, और इंश्योर करेगा इफेक्टिवली वो डिलीवर हो कहाँ, एयर स्ट्रीम में, एयर स्ट्रीम में डिलीवर हो, और जहाँ पर पहुँचना है उसको वहाँ पहुँच जाए। अब जैसे फॉर्मुलेशन चैलेंजेस इसमें ये आते हैं, हमारा पर्टिकुलर पार्टिकल साइज होना चाहिए, 1 to 5 माइक्रोमीटर होना चाहिए डीप लंग डिपोजिशन के लिए। साइज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इम्पैक्ट इनहेलर परफॉर्मेंस, अगर साइज डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा तो हमारी इनहेलर परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट थोड़ा कहीं ना कहीं वहाँ पे चेंजेस ला सकता है। मॉर्फोलॉजी, जो शेप और सरफेस प्रॉपर्टी है हमारी, वो पाउडर की अफेक्ट करती है फ्लो को, डिस्पर्जन को, और डिपोजिशन जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो सकती है। एग्लोमरेशन में टेंडेंसी होती है हमारे ड्रग पार्टिकल की कि वो क्लस्टर करे, और क्लस्टर होने के वजह से क्या होगा, परफॉर्मेंस में हिंड्रेंस आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, डी एग्लोमरेट हो हमारा ड्रग पार्टिकल्स, एक साथ गुच्छा ना बन जाए, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमारा एक्सिपिएंट जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं, लैक्टोज यूज कर सकते हैं, जिससे कि फ्लोएबिलिटी बढ़ेगी और डी एग्लोमरेशन होगा। मैग्नीशियम स्टेरेट यूज कर सकते हैं जिससे कि पाउडर फ्लो एनहांस हो। ग्लाइडेंट्स हैं, सर्फेक्टेंट्स हैं, वो स्टैटिक चार्ज जो हो बनता है उसको प्रिवेंट करेंगे कि ना बने। एडवांटेज ये है कि ब्रेथ एक्वेटेड है, ठीक है, जो हमारी नीड है कोऑर्डिनेशन, रिड्यूसिंग द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग इनहेलेशन, वो भी एक तरीके से एडवांटेज है हमारा। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हमारा जो इंस्पिरेटरी फ्लो है वो एडुकेट होना चाहिए पेशेंट का, कि जिससे इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी हो सके। ऐसा नहीं है उसका फ्लो कम हो तो नहीं हो पाएगा। अब ये इनहेलर तो सबने देखा होगा, इसको हम मीटर डोज इनहेलर बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारी जो डोज है वो एरोसोल होता है, ठीक है। एमडीआई डिलीवर ड्रग एज एन एरोसोल यूजिंग प्रोपेलेंट, ये सबको पता है। यहाँ से यूज करो, यहाँ से प्रेस करोगे तो फिर उसके बाद यहाँ आप ले सकते हो। इसमें कैनिस्टर होता है, मेटल कंटेनर होता है जो हमारी हाउसिंग है फॉर्मुलेशन का, वॉल्व होता है, रिलीज करता है एक फिक्स्ड वॉल्यूम,
फिक्स्ड वॉल्यूम ही रिलीज होगा, जो हमारी कंसिस्टेंट डोजिंग है जितनी जानी चाहिए वही होगा। फिर है हमारा एक्वेटर, वो प्लास्टिक माउथ पीस होता है जो डायरेक्ट करता है हमारे एरोसोलाइज्ड ड्रग को एयरवेज में यहाँ से। फिर जो हमारा काउंटर है वो इंडिकेट करेगा कि हमारा कितना रिमेनिंग डोज है हमारे मॉडर्न एमडीआई में। फॉर्मुलेशन चैलेंजेस, फॉर्मुलेशन चैलेंजेस में पहला है हमारा प्रोपेलेंट सिलेक्शन, कि जो ट्रांजिशन होने वाला है सीएफसी इन्वायरमेंट फ्रॉम सीएफसी टू इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एचएफए, ठीक है, जो हमारा सीएफसी से इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एचएफए में होने वाला है वो सेलेक्ट करोगे पर्टिकुलरली। और जो एचएफए रिक्वायर होता है उसको हम केयरफुली कंसिडर करते हैं कि उसकी ड्रग सॉल्युबिलिटी क्या है और स्टेबिलिटी क्या है। देखो यहाँ पे ये सीएफसी और इसमें एचएफए में कंफ्यूज मत होना, ये एक तरीके से हमारे प्रोपेलेंट हैं या स्प्रे हैं जो मूव करते हैं हमारी मेडिसिन को इन्हेलर के बाहर देने में, लाइक इन्हेलर के बाहर देंगे जिससे वो पेशेंट ब्रीथ कर सके और मेडिसिन जो है उनके लंग्स में जा सके। तो इस तरीके से पहले सीएफसी यूज़ किया जाता था, अब इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होने की वजह से हम एचएफए यूज़ करते हैं। एचएफए जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, हमारे लाइक प्रोपेलेंट स्प्रे ही है एक तरीके से, हम इनहेलर्स को यूज़ करते हैं, सेम काम वही करेंगे जैसे हाइड्रोफ्लूरो एल्केन है वो हमारे एचएफए हो जाते हैं। एचएफए इसलिए ज़रूरी है, इससे क्या होता है हमारी एक तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी देख सकते हो और ड्रग की स्टेबिलिटी के बेसिस पे आप अपना प्रोपेलेंट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोर्स और फाइन पार्टिकल फ्रैक्शंस में जो फाइन पार्टिकल का फ्रैक्शन है वो लेस देन 5 माइक्रोमीटर होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा वो डिटरमाइन करेगा हमारे डीप लंग डिपोजिशन एफिशिएंसी में, ठीक है। वैल्व क्रिस्टलाइजेशन, जो हमारी ड्रग क्रिस्टलाइजेशन होगा उसका वैल्व कंपोनेंट भी इफेक्ट कर सकता है हमारी डोजिंग की कंसिस्टेंसी को। एक्सीपिएंट्स में आप एथेनॉल यूज कर सकते हो, कोसोल्वेंट है, कोसोल्वेंट से क्या होता है ड्रग डिसोल्यूशन में हेल्प करेगा। सर्फेक्टेंट्स है वो मेंटेन करेगा सस्पेंशन की यूनिफॉर्मिटी। स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर जो है डिग्रेडेशन में लाइक डिग्रेडेशन ना हो उसमें हेल्प करेगा। आप ना इस कंपेयर करोगे डीपीआर और एमडीआई को तो इसके बेसिस पे याद रख सकते हो हमारा डिलीवरी फॉर्म बॉर्डर होता है डीपीआई में, एरोसोल होता है एमडीआई में, इसमें एक्चुएशन जो होता है हमारा ब्रेथ एक्वेटेड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है प्रोपेलेंट एक्वेटेड होता है। हमारा पार्टिकल साइज 1 to 5 माइक्रोमीटर होता है, इसमें हमारा पार्टिकल साइज का फाइन फ्रैक्शन जो होगा 5 माइक्रोमीटर होगा। इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मिनिमल कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, बट हमारे एमडीआई में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। एक्सीपिएंट यहाँ लैक्टोज मैग्नीशियम स्टेरेट यूज़ कर सकते हो, बट एमडीआई में आप एथेनॉल सर्फेक्टेंट या स्टेबलाइजर ही यूज़ करोगे, ठीक है। ये सब हमारे क्या थे लाइक पल्मोनरी के बेसिस पे। अब हम पढ़ेंगे नेजल ओवरव्यू एंड फॉर्मुलेशन। अब जो नेजल स्प्रे यूज़ करा है उसको डिज़ाइन किया जाता है हमारे लोकल एक्शन के लिए और सिस्टमैटिक डिलीवरी के लिए। सिस्टमिक डिलीवरी के लिए जैसे हार्मोन एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसमें हम सिस्टमिक हार्मोन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे सिस्टमिक डिलीवरी हो गया, लोकल एक्शन के टाइम पे कंजेशन रिलीफ के टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं। अब इफेक्टिव फॉर्मुलेशन बनाने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, हमारे ड्रग की प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिवाइस कैसे यूज़ करनी है और कैसे हमारे अप्रोप्रिएट एक्सीपिएंट्स होने चाहिए जो हमारी नेजल डिलीवरी में हेल्प कर पाएँ, ठीक है। देखो हमारा जो नेजल स्प्रे होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। जैसे हमारी कुछ फॉर्मुलेशन जो है अगर हमें कंसिडर करनी है तो हमें कुछ की पॉइंट्स याद रखने चाहिए। ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है, हमारी ड्रग सॉल्युबल है, सॉल्युबलाइज्ड है एक्वस या ऑर्गेनिक व्हीकल में तो वो एनहांस होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। स्टेबिलिटी क्या प्रोटेक्ट करती है, लाइट के अगेंस्ट, ऑक्सीजन के या इन्वायरमेंटल कोई भी फैक्टर्स है वहाँ हेल्प करेगी। पार्टिकल ड्रॉपलेट साइज जो है वो हमारा 10 to 100 माइक्रोमीटर होना चाहिए नेजल डिपोजिशन के टाइम पे, और पल्मोनरी टारगेटिंग में क्या होगा 1 to 10 माइक्रोमीटर होना चाहिए पल्मोनरी टारगेटिंग पे। पर्टिकुलर आप जिसमें नेजल डिपोजिशन चाहते हो या पल्मोनरी टारगेटिंग तो उसके बेसिस पे पार्टिकल साइज ऑप्टिमल होना चाहिए, ये सेट होता है, आप इसको नहीं चेंज कर सकते। विस्कोसिटी क्या होता है, एक तो रेजिडेंस टाइम इंक्रीज करता है बट क्या होता है वहाँ ड्रॉपलेट साइज को इफेक्ट करता है, ठीक है, ये हमारे पार्टिकल साइज को अफेक्ट करेगा। तो एक थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, या तो आप रेजिडेंस टाइम इंक्रीज कर दो या आप अपना पार्टिकल साइज बैलेंस रखो डिपोजिशन के लिए, ठीक है। पीएच आइसोटोनिसिटी है, पीएच हमारा नियर फिजियोलॉजिकल होना चाहिए 5.5 to 6.5, जिससे क्या होता है इरिटेशन नहीं होगी। आइसोटोनिसिटी की वजह से हमारा म्यूकोसल डैमेज नहीं होगा, ठीक है, आइसोटोनिक होना चाहिए हमारा जो भी फॉर्मुलेशन है।
बायो एडेसिव पॉलीमर्स क्या है, वो हमारा आप बायो एडेसिव पॉलीमर्स याद रखो कि वो लंबे समय तक हमारे इंटैक्ट रहते हैं, तो रेजिडेंस टाइम इंप्रूव करेंगे, जैसे सेलुलोज के डेरिवेटिव्स हैं या फिर चिटोसन्स हैं। पेनिट्रेशन एनहांसर, जिससे कि ड्रग एब्जॉर्प्शन बढ़ सके, हमें उसके बेसिस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव और जो स्टेबलाइजर हैं वो माइक्रोबियल ग्रोथ ना होने दे, हमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करने हैं जैसे बेंजिलकोनियम क्लोराइड है। अब कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या जिलेटिंग एजेंट्स हैं, स्कॉर्बिक एसिड या डाई सोडियम EDTA है, वो क्या करते हैं, हमारे स्टेबलाइज करते हैं फॉर्मुलेशन को, ठीक है। प्रोपेलेंट है, उसमें हम प्रोपेलेंट में अपना MDI यूज़ कर सकते हैं, मीटर डोज स्प्रे यूज़ कर सकते हो, जो कंसिडर करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से, ठीक है। डिवाइस कंसिडरेशन में हमारा क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा ड्रॉपलेट साइज, स्प्रे पैटर्न और डोजेस, ठीक है। ये हमें की पॉइंट्स याद रखने चाहिए। एक्सीपिएंट्स क्या यूज़ कर सकते हो आप, अगर नेजल फॉर्मुलेशन बना रहे हो या नेजल स्प्रे फॉर्मुलेशन बन रहा है तो वहाँ एक्सीपिएंट्स कौन कौन से होने चाहिए। सॉल्वेंट में आप प्योरीफाइड वाटर लोगे या सलाइन लोगे, ठीक है। थिकनर्स विस्कोसिटी मॉडिफायर ले सकते हो HPMC। बफर में सिट्रिक एसिड या फॉस्फेट बफर यूज़ कर सकते हो। आइसोटोनिसिटी में सोडियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हो। सर्फेक्टेंट्स में पॉलीसॉर्बेट 80 फॉर सॉल्युबलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। अब जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट हैं वहाँ आप सोडियम मेटा बाइसल्फेट यूज़ करोगे, स्कॉर्बिक एसिड यूज़ करोगे। चिलेटिंग एजेंट सबको याद होना चाहिए, EDTA डाइसोडियम EDTA। इमोलियंट्स में हमारा लाइट मिनरल ऑयल होता है, वो सूदिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और जो प्रोपेलेंट है वो हमारा मीटर डोज डिलीवरी के लिए ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। हमने देखा था नेजल में अगर देखा जाए नेबुलाइजर भी होता है। नेबुलाइजर हमारा लिक्विड मेडिकेशन को मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लिक्विड को मिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, और आप उसको इन्हेलेशन ले सकते हो। वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, हमारा कोई भी सॉल्यूशन, सस्पेंशन या कोई भी ऐसी फॉर्मुलेशन जो हमें लंग्स तक पहुंचानी है वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा। और जो फॉर्मुलेशन बनानी है उसमें हमें क्या कंसिडर करना चाहिए, ड्रग की सॉल्युबिलिटी। जो हमारा ड्रग है वो एक्वस व्हीकल में होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए, जिससे कि यूनिफॉर्म डोजिंग हो सके, ठीक है। एक्वस व्हीकल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। पार्टिकल ड्रॉपलेट साइज हमारा 1 to 5 माइक्रोमीटर होना चाहिए डीप लंग डिपोजिशन के लिए। pH हमारी नियर फिजियोलॉजिकल लेवल होना चाहिए कि वो इरिटेशन ना कॉज करे, उसके बेसिस पे। आइसोटोनिसिटी मेंटेन होनी चाहिए कि जो हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस है वो मेंटेन हो, जिससे कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ना हो सके। प्रिजर्वेटिव्स हमारे ड्रग को स्टेबलाइज करने के लिए हैं, जैसे कि हमारा ड्रग कंटामिनेशन से बचा रहे, कुछ उसमें प्रॉब्लम ना हो। सर्फेक्टेंट्स हमारे सरफेस टेंशन को, जो सरफेस टेंशन है उसको मॉडिफाई करेंगे। और सर्फेक्टेंट क्या, हमारे ड्रॉपलेट साइज और डिलीवरी को ना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। विस्कोसिटी, वही विस्कोसिटी मॉडिफायर जो हैं वो एडजस्ट करेंगे हमारे एरोसल प्रॉपर्टीज़ को विदाउट हिंडरिंग नेबुलाइजर फंक्शन, ठीक है, सेम वही होता है। बफरिंग एजेंट में मेंटेन करता है हमारा pH स्टेबिलिटी को और मिनिमाइज करेगा इरिटेशन को। कंपैटिबिलिटी होती है, आपको चेक करना है आपकी ड्रग की जो कंपैटिबिलिटी है वो नेबुलाइजर टाइप से है या नहीं। आप टेलर करोगे फॉर्मुलेशन को कि वो जेट फॉर्म से जाए या अल्ट्रासोनिक उससे जाए, या वाइब्रेटिंग मैश होना चाहिए नेबुलाइजर के थ्रू, वो आपको पास ऑन कर सके नेबुलाइजर। अब स्टेबिलिटी जो है, आपकी जो ड्रग है वो स्टेबल होनी चाहिए कि वहाँ प्रेसिपिटेशन ना हो या डिग्रेडेशन ना हो। पर्टिकुलरली हमें स्टेबिलिटी तो अपनी हर ड्रग की चेक करनी है, ये पॉइंट तो रहेगा कि हमें जो हमारी ड्रग है वो प्रेसिपिटेट ना हो या डिग्रेड ना हो, ये हमें मेक श्योर करना है। ड्राइविंग गैस होती हैं जैसे ऑक्सीजन है, एयर है या हेलियोक्स है, वो इन्फ्लुएंस कर सकती है हमारी ड्रग डिलीवरी को। अब नेबुलाइजर के हमने टाइप्स देखे थे कि या तो जेट होगा, अल्ट्रासोनिक होगा, वाइब्रेटिंग मैश होगा या सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर हो सकता है। जेट नेबुलाइजर क्या करते हैं, वो कंप्रेस करते हैं एयर को कंप्रेस करने के बाद क्या बनाते हैं, मिस्ट बनाते हैं। ये थोड़ा ड्यूरेबल होता है और सूटेबल है जो हाई विस्कोसिटी सॉल्यूशंस है ना उसके लिए। थोड़ा लार्जर है, बड़ा होता है ये साइज में, और थोड़ा नॉइजर भी होता है, इसमें आवाज़ ज़्यादा होती है, घड़ 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 थोड़ा ज़्यादा होता है जेट नेबुलाइजर में। वहीं अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर है, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स क्या करती हैं, मिस्ट बनाती हैं, ठीक है, मिस्ट फॉर्म करेंगी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। ये क्वाइटर होता है, पोर्टेबल है, बट इसमें क्या है, चांसेस हैं हीट फॉर्मुलेशन के कि हीट हो सकता है, थोड़ा हीट सेंसिटिव ड्रग्स को ये अफेक्ट करता है। अगर हमारी कोई भी हीट सेंसिटिव ड्रग है और वहाँ पे पता है यहाँ हीट बन रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी एफिकेसी, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकता है। वाइब्रेटिंग मैश नेबुलाइजर क्या करता है, ये वाइब्रेटिंग मैश जो है या प्लेट्स जो हैं उसके अंदर, वो क्या करेंगी, वो मिस्ट बनाएंगी। एट द एंड क्या बनना है, मिस्ट ही बनना है,
ठीक है। और इसलिए हमें क्या करना है, अलग अलग तरीके से हम मिस्ट फॉर्म करेंगे, कंप्रेस करके, हाई फ्रिक्वेंसी वेव से, वाइब्रेट करके। और जैसे सॉफ्ट मिस्ट इनहेलर होंगे उसमें ऑलरेडी मिस्ट है, कोई एक्सटर्नल पावर नहीं चाहिए, डायरेक्टली उसको इनहेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा क्वाइट होता है, ज़्यादा आवाज़ नहीं होती, एफिशिएंट है, आप इजीली पोर्टेबल है और इसका कंसिस्टेंट पार्टिकल साइज भी रहता है। सॉफ्ट मिस्ट में हमने देखा जनरेट मिस्ट करता है, कोई एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती, पोर्टेबल है, इजी टू इनहेल है, स्लो मूविंग मिस्ट है। ठीक है, बस इस टाइप के हमारे नेबुलाइजर होते हैं और ये सब हमारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम थे।